जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं वही हमारा पुराना टॉपिक महात्मा गांधी का, उसका दूसरा पार्ट। महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उनको क्या क्या उपाधियां दी गई, और उसके बाद आज पढ़ते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी का भारत आगमन। साथियों, भारत आगमन के बाद में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसा एक महानुभाव ने कहा कि आपने तो सिर्फ उनका कार्य बताया, डिटेल से बताया नहीं, तो पार्ट अभी और भी आएंगे। पूरा महात्मा गांधी 30 मिनट के वीडियो में पूरा नहीं हो सकता था। तो बात करते हैं भारत आगमन के बाद इन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद बात करते हैं साथियों खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह, जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हार्डीमन ने गांधी जी का वास्तविक किसान सत्याग्रह किसे कहा है, तो उत्तर था खेड़ा सत्याग्रह। क्यों कहा है? क्योंकि सरकार के खिलाफ पहली लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी तो खेड़ा सत्याग्रह में लड़ी थी। लेकिन चंपारण सत्याग्रह से पहले उन्होंने जो भारत का दौरा किया, भारत में भ्रमण किया, आदमी आयडो घूमेगो जनाई तो पतो लागेगो देश में हालात क्या हो रहा है। तो गांधी जी कहां से आए थे, कहां पर गए थे, उसी क्रम से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है महात्मा गांधी जो है वो 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए गए। और मैंने कहा था 1893 के पीछे तीन जनों की बात करेंगे। विवेकानंद भी गए थे जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, तो महात्मा गांधी भी गए थे, लेकिन आई थी आयरलैंड से एनी बेसेंट आई थी, जिसने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा है। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 से लेकर 1914 तक का जो शासन, अगर हम समय की बात करते हैं तो गांधी जी का ये वर्ष है वो दक्षिण अफ्रीका में ही गिना जाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1901 के अंदर भारत आए। 1901 में भारत आए, और 1901 में जब भारत आए थे तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अफ्रीका से आने के बाद 1901 में बीच में जब आते हैं तो किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जाती है वो दिनसा इल्दूजी वाचा के द्वारा की जाती है। दिनसा इल्दूजी वाचा के द्वारा की जाती है। दिनसा इल्दूजी वाचा वही है जो 1906 में अब 1906 की तारीख याद आ गई आपको? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कमेंट करो तो क्या हुआ? 1906। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कुछ ये जो तारीखें हैं इनको भी अगर हम दो चीजें याद करें तो हमें फायदा हो जाएगा। दिनसा इल्दूजी वाचा 1906 में कांग्रेस के सचिव बने थे। कांग्रेस के सचिव बने थे। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, व्यक्तियों का जनसमूह इसका अर्थ होता है। कांग्रेस के सचिव बने थे। किसका स्थान लिया था सर? इन्होंने स्थान लिया था साथियों A.O. ह्यूम का। किसका स्थान लिया था? एलन एक्टोवियन ह्यूम का स्थान किसने लिया था? दिनसा इल्दूजी वाचा ने लिया था। तो गांधी जी कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इन्होंने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। दिख रहा है ना? हिंद स्वराज। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय 1901 में नहीं है, सॉरी, ये 1909 होगा। 1909 में हिंद स्वराज को प्रकाशित किया था। हिंद स्वराज पर भारत में 1910 में रोक लग गई थी। यह भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी। गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखी थी जिस पर रोक लग गई थी, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके उनको जवाब दिया था सरकार को। तो ये ध्यान रख लेना, हिंद स्वराज जो है वो कौन सी भाषा में है भाई? गुजराती भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा में। ठीक है। अब यहां से अपने बात करें कि वो दक्षिण अफ्रीका में 1914 की बात करते हैं तो 1914 के अंदर वो लंदन चले गए थे। कहां चले गए थे? लंदन।
लंदन चले गए थे और 1914 के अंदर ही क्या छिड़ गया था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1914 के अंदर वो लंदन चले गए थे और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी तो यहां लंदन से वापस आते हैं वो भारत। कहां आते हैं, भारत। और भारत आने के बाद में उन्होंने जो दौरे किए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, इनके साथी यानी इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो जर्मनी में फंस जाते हैं, लेकिन वो जर्मनी से भारत पहुंच जाते हैं और ये लंदन में होते हैं। और बाद में ये जब यहां भारत पहुंचते हैं 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी को 9 बजे ही, प्रातः 9 बजे ही ये भारत पहुंचते हैं SS अरेबिया नामक जहाज से। खट्टा उतरे गुरुजी अपोलो बंदरगाह, ये कहां पर है, मुंबई में अपोलो बंदरगाह, यहां पर उतरते हैं साथियों। अपोलो बंदरगाह कहां पर है, मुंबई में। यहां पहुंचते हैं और इनका स्वागत किया जाता है गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले वही है जिन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे भारत सेवक समाज के नाम से या भारत सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। आगे उसकी भी बात करेंगे पूना में जब जाएंगे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को 9 बजे SS अरेबिया नामक जहाज से कौन पहुंचे थे, महात्मा गांधी। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस इसको कह सकते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिवस की शुरुआत किस सरकार के समय हुई थी, अगर प्रश्न पूछा जाए तो उस समय PM थे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के समय 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस घोषित किया गया था। मुख्य बात है ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम पूछा जाए तो भी आ जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु है। और महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब ये बाहर से आए हैं, बाहरों आया व्यक्ति पीसो कुमार ले भाई, आप यहाँ सोचने भी पीसो कुमार के ले जद के की बाप दादा मिलन जाए। तो गांधी जी 9 जनवरी के बाद 12 जनवरी को किससे मिलते हैं, 12 जनवरी को मुलाकात करते हैं दादा भाई नेरोजी से। दादा भाई नेरोजी यानी नोराजी से मिलते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और दादा भाई नेरोजी को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, अब यहां 12 जनवरी दादा भाई नेरोजी को मिले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। फिर यहां से ये चले जाते हैं बॉम्बे लीग, यानी क्योंकि इनको भारत भ्रमण करना था ताकि ये भारत में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनको जान सके। ठीक है, क्या क्या समस्याएं हैं, जनता कैसे पीड़ित है, तो इन्होंने भाग लिया बॉम्बे लीग में। कहां भाग लिया भाई, बॉम्बे लीग में भाग लिया। बॉम्बे लीग एक मंच था, उसमें भाग लेते हैं बॉम्बे लीग के मंच में। ठीक है, 12 जनवरी दादा भाई नौरोजी से मुलाकात हुई, इसमें भाग लेते हैं तो इनकी मुलाकात होती है तिलक से। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गणेश महोत्सव की शुरुआत और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो कमेंट करके बताओ, अभी बता दोगे आप क्योंकि सामने उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, तिलक से मिले। तिलक ने कहा कि आपने जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो यहीं पर इनकी आगे की जो प्रशंसा की जाती है वो जिन्ना के द्वारा की जाती है। जिन्ना गुजरात के रहने वाले यानी गुजरात के प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। और उनके बाद में KM मुंशी
इनके द्वारा भी गांधी जी की प्रशंसा की जाती है। तो गांधी जी की प्रशंसा में सबसे पहले तिलक, फिर जिन्ना, फिर के.एम. मुंशी। जिन्ना ने कहा कि आने वाले समय में ये भारत के अंदर बहुत ही परिवर्तनकारी कहलाएंगे। अब यहाँ बॉम्बे लीग मंच के बाद में गांधी जी चले गए पूना। कहाँ चले गए? पूना। पूना में किसके पास गए? गोपाल कृष्ण गोखले के पास। गोपाल कृष्ण गोखले के पास चले गए। गोपाल कृष्ण गोखले के पास चले गए और फिर वही बात गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। साथ साथ नोट्स बना लिए ताकि आगे काम आए, ठीक है। और इसको फिर किस नाम से जाना जाता है? भारत सेवक समाज या संघ भी इसको कह सकते हैं अपने। तो इस गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? गांधी जी को इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में मिलाना चाहा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में मिलाना चाहा, लेकिन इसके जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि गांधी जी की जो रणनीति है वो अलग है, हम उनको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या होता है, यही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य गांधी जी का सहयोग करते हैं, वो हम आगे की बात करेंगे। अब यहां से गांधी जी ने कहा भी दादाओं मिल लिया, ठीक है, तिलक हो गया, बाल गंगाधर तिलक से मिल लिए, जिन्ना और के.एम. मुंशी ने प्रशंसा कर दी, ठीक है। अब मुझे पूना के अंदर अगर शामिल नहीं किया तो मुझे शांति की जरूरत है। तो गांधी जी कहां चले गए? शांति निकेतन चले गए। गांधी जी कहां चले गए? शांति निकेतन चले गए। और शांति निकेतन में वहां पर C.F. एंड्रयूज और उसके अलावा यहां पर मुलाकात होती है। C.F. एंड्रयूज और इनके अलावा मुलाकात होती है शांति निकेतन में, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन में किससे मिले भाई? C.F. एंड्रयूज और रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। फिर यहां से चले गए रंगून। कहां चले गए? रंगून बर्मा की राजधानी है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी नेपिताओ या न्यूपिदो है। और यहीं पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था 1857 की क्रांति में, जिन्होंने नेतृत्व किया था। 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने कहा था कि मांग कर लाए हैं उम्रे दराज 4 दिन, 2 तेरी आरजू में निकल गए, 2 तेरे इंतजार में निकल गए, ठीक है। तो बात करते हैं, यहीं पर बर्मा की बात चल रही है और म्यांमार की बात कर रहा हूं दोस्तों। नेपिताओ म्यांमार, रंगून बर्मा में यहां पर मिलते हैं वो प्राणजीवन मेहता से। प्राणजीवन मेहता ने ही कहा है सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो चंपारण किसान आंदोलन की सफलता के बाद में इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन उससे पहले महात्मा कहकर संबोधित करने वाले प्राणजीवन मेहता थे, ठीक है। रंगून बर्मा, और रंगून बर्मा से फिर ये महात्मा गांधी जी मद्रास चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मद्रास चले जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भारत का भ्रमण किया और समस्याओं को जाना। अब उनके मन में आई कि जगह जगह भटकना तो कोई फायदों को नहीं, हम एक जगह अगर एक आश्रम स्थापित करते हैं, उसके अनुसार अपने कार्य करते हैं। तो गांधी जी ने अपना एक स्थान निश्चित किया जिसका नाम था अहमदाबाद, और साबरमती आश्रम की मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अस्थायी अपना आश्रम चलाया था कोचरब में। कहां पर चलाया था? कोचरब में अस्थायी आश्रम की शुरुआत की। तभी मंगलदास ने आकर उनको 6000 की सहायता प्रदान की। किसने की? मंगलदास ने आकर 6000 रुपए वार्षिक देने का शुरुआत की थी मंगलदास ने। लेकिन क्या होता है, गांधी जी ने इस आश्रम के अंदर अस्पृश्यता वाले लोगों को भी जब शामिल किया तो मंगलदास नाराज हो जाता है और ये वार्षिक जो सालाना पैसे जो दे रहा था वो देने बंद कर देता है। तभी इस दुख की घड़ी में, इस समस्या के अंदर उनका साथ देने के लिए आते हैं अंबालाल साराभाई, और उनके द्वारा 13,000 रुपए देकर सहायता की जाती है। 2 सालों की पूरी सहायता की जाती है। और उनके शुक्र गुजार कैसे रहे वो आगे की बात है, वो कैसे आएगा आगे की बात वो आपको मैं बताऊंगा जब अपने पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। उससे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कोचरब में अस्थायी आश्रम चलाया और उसके बाद में अहमदाबाद के अंदर
साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई है, पिछले वीडियो में बताया गया है, कमेंट करके उत्तर जरूर दें ताकि पता चले, ये ध्यान रख लेना आप। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं, 1915 में बंबई अधिवेशन में भाग लेने के जाते हैं, बंबई अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाते हैं। बंबई अधिवेशन में प्रश्न आप लोगों से, अफ्रीका से आने के बाद भारत में जब रहने लग जाते हैं तब इन्होंने पहली बार जिस अधिवेशन में भाग लिया वो अधिवेशन कौन सा है, बंबई अधिवेशन है। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अगर गांधी जी की पूछी जाए साथियों तो उत्तर होगा बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में। बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक अधिवेशन में। 1924 की बात कर रहा हूं। 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर अध्यक्षता किसने की थी, बताना कमेंट करके। 1915 बंबई अधिवेशन की बात कर रहे हैं, यहां पर भाग लिया और यहां पर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रस्ताव रखा। अभी चंपारण बहुत दूर है, इसके बाद में अभी और बात करेंगे। 1915 में बंबई अधिवेशन की बात होगी, ठीक है। जैसे अपने बात करके गए 1914 की, प्रथम विश्व युद्ध की, 1914 में ही एक प्रकरण और हुआ था, प्रसिद्ध प्रकरण है वो कामा गाटा मारू प्रकरण। एक जहाज, गुरदत्त सिंह का नाम आपने सुना होगा, दिख रहा है, कामागाटू मारू प्रकरण, कन्नाडा वो कहानी है। वो अपने जब आंदोलन पढ़ेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ये याद रख लेना 1914 में जैसे 1906 की बात आई थी, ठीक है, उसी प्रकार 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार की बात कर लेते हैं, ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक की बात कर लेते हैं। 1915 में बंबई अधिवेशन की बात की है। 1916 में, अब बात आ गई 1916 की, फरवरी की, कब की बात है, 1916 में फरवरी की बात है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी और यह जो आइडिया था वो श्रीमती एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट का आइडिया था, लेकिन वित्तीय सहायता जो प्रदान की वो मदन मोहन मालवीय ने की। अब प्रश्न यह भी आता है, राजस्थान के किस शासक के द्वारा मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए देकर सहायता प्रदान की थी? तो यहां पर मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दिए थे माधो सिंह ने, माधो सिंह द्वितीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वित्तीय सहायता प्रदान की मदन मोहन मालवीय को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहां पर जो उद्घाटन हुआ उसके अध्यक्ष भारत के उस समय गवर्नर थे हार्डिंग। कौन थे? हार्डिंग। 1911 के अंदर भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसके बाद कलकत्ता के स्थान पर राजधानी किसको बनाया गया था? दिल्ली को। कमेंट करके बताइए दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, दिल्ली दरबार कब लगा था और दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? हार्डिंग, इसको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संरक्षक, अब संरक्षक बनाना तो कोई बहादुर व्यक्ति होगा तो नारायण बहादुर को बनाया गया। नारायण बहादुर, इनको संरक्षक बनाया गया। नारायण बहादुर जो है वो दरभंगा के राजा है, दरभंगा के महाराजा थे, इनका संरक्षक बनाया गया। उसके बाद में दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन होता है, जहां पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी जाती है और 1916 के अंदर ही लखनऊ समझौता जिसे बोलते हैं, अपने लखनऊ अधिवेशन के अंदर, वहां पर क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बंट चुकी थी 1907 के अंदर। 1907 में साथ छोड़ दिया था कांग्रेस का गरम दल व नरम दल ने। 1907 में तप रही थी सूरत, रास बिहारी बोस की ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल व नरम दल एक हो जाते हैं। तो बात करते हैं उसकी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया। अब यहां पर अपने बात करें कि 1916 के अंदर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो नींव रखी गई, यहां पर गांधी जी ने 1916 में
भाषण दिया, भाषण दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आइडिया एनी बेसेंट का है, वित्तीय सहायता मदन मोहन मालवीय की है, लेकिन अपने यहां बात करें कि गांधी जी को जब यहां बुलाया गया तो उनके द्वारा एक भाषण दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि ये राजाओं ने जो आभूषणों से लदे हुए हैं, ये जनता की कहां सोच रहे हैं, इनको आभूषण उतार कर फेंक देने चाहिए। तब अलवर के एक महाराजा थे, अलवर के महाराजा वो यहां से रूठ कर चले जाते हैं। इस भाषण में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कही, विश्वनाथ मंदिर की साफ सफाई को लेकर बात कही कि हम एक मंदिर की साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं तो हम पूरे भारत की साफ सफाई कैसे रख पाएंगे। यह बात भी किस जगह भाषण देते हुए कही थी? 1916 में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी। यहीं पर उन्होंने आईसीएस जो सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा होती थी उसके अधिकारियों का घमंड तोड़ने के लिए बात कही और इन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को जो अपने पढ़ते ना मैकाले शिक्षा आयोग, उसका विरोध करना चाहिए और हमें अपनी मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने आईसीएस इसका विरोध और मातृत्व भाषा पर जोर देने की बात कही, मातृत्व भाषा अपनाने की बात कही, ऐसे लिख लो। तो विरोध किसका हो गया? मैकाले की शिक्षा का, मैकाले शिक्षा का विरोध। अब ऐसा भाषण दिया तो वहां बैठे हुए सभी सतबद्ध रह गए कि गांधी जी क्या बोलने लग रहे हैं, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर चल रहे थे। अब यहां पर इस भाषण में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी उनसे नाराज हो गए थे, लेकिन उनका यहां पर समर्थन जो किया या उनको सुना, उसमें नाम आता है विनोबा भावे का। किसका नाम आता है? विनोबा भावे का, जो आगे जाकर गांधी जी के अनुयायी बनते हैं। तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे महात्मा गांधी के बारे में और, तो आगे हम पढ़ते हैं अब लखनऊ समझौते के बारे में। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता, जैसा कि मैं बताकर गया अभी आपको, फरवरी 1916 के अंदर अलवर के महाराजा तेज सिंह का नाम आएगा, क्योंकि गांधी जी के समय, गांधी जी की जब हत्या होती है उस समय अलवर के महाराजा तेज सिंह ही होते हैं। ठीक है, तो लखनऊ समझौता यहां बात कर रहे हैं अपने कि वो नाराज होकर जो गए थे, वो कौन गए थे? तेज सिंह गए थे। इस लखनऊ समझौते के अंदर गांधी जी यहां आते हैं तो इनको राजकुमार शुक्ल, लखनऊ समझौते के बारे में बता ही दिया मैंने अपने, सिर्फ गांधी जी से बारे में बात करेंगे तो वो पहले बता देता हूं कि यहां पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी और गर्म दल व नरम दल वो दोनों एक हो गई थी। अब यहां पर राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में नील की खेती के बारे में गांधी जी को अवगत करवाया। राजकुमार शुक्ल के साथ में बृज किशोर शर्मा भी थे। देखो प्रश्न आता है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल ने पहले किसको कहा चंपारण किसान आंदोलन के लिए? तो उनके लिए इन्होंने पहले तिलक को कहा था, लेकिन तिलक ने यहां पर रुचि नहीं दिखाई। तो गांधी जी ने कहा जब भी मुझे समय मिलेगा मैं चंपारण जरूर आऊंगा, लेकिन गांधी जी नहीं पहुंच पाए। तब राजकुमार शुक्ल जो है वो अहमदाबाद चले आते हैं। कहां आते हैं? अहमदाबाद। और अहमदाबाद आ जाते हैं तो गांधी जी उनको कहते हैं आप चंपारण पहुंचिए और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं चंपारण किसान आंदोलन की। तो दोस्तों उसके लिए अपने यहां बात करेंगे चंपारण किसान आंदोलन की।
तो अब हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो अब शुरू होता है, चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह, सॉरी किसान आंदोलन नाम आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह बोलेंगे इसको, चंपारण सत्याग्रह। मोतीहारी डिवीजन बिहार। 1916 तक सारा भ्रमण वगैरह कर लिया, अब 1917 की बात आ जाती है, चंपारण सत्याग्रह मोतीहारी डिवीजन बिहार। चंपारण जो है यहां पर नील की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी। इससे पहले नील की खेती की अगर हम बात करें तो बंगाल में नील की खेती की जाती थी, बंगाल में नील की खेती की जाती थी। लेकिन बंगाल में एक आंदोलन होता है 1860 में जिसका नाम है नील विद्रोह, जो हम सभी जानते हैं कि जब नील विद्रोह होता है तो विश्वास के लिए दो आदमियों की आवश्यकता पड़ती है। एक का नाम था दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, क्योंकि विद्रोह वही कर सकते हैं जिन पर विश्वास हो, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। जब इन पर विश्वास हुआ और नील विद्रोह हुआ तो ये नेतृत्वकारी थे, और उसके बाद में दीन बंधु जो थे उनके द्वारा, दीन बंधुओं के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। अब यहां बात करें दोस्तों, नील की खेती की जाती थी। नील की खेती कैसे की जाती थी? नील की खेती भूमि के 15% भाग पर की जाती थी। कितना प्रतिशत भाग? 15% भाग। और या इसको बोल सकते थे 3/20%, या इसको बोल सकते थे 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा। जब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत? जरा जल्दी से कमेंट कीजिए, शाबाश। वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे अपने। देखो कोई भी टॉपिक है, चाहे उसमें समय लग सकता है, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो हम पूरा उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि हमें दोबारा उस टॉपिक को करवाने की आवश्यकता ना पड़े। 1897 में, बिल्कुल 1897 ईस्वी की बात है। कब की है? 1897 ईस्वी की। 1897 ईस्वी में जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार किया। कौन सी नील का? कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया। यहां चंपारण में 1908 में भी विद्रोह होता है किसानों के द्वारा, लेकिन यहां पर नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया। अगर जो नील की खेती नहीं कर रहे थे तो उनसे एक लगान लिया जाता था, शहर बेशी नामक कर लिया जाता था। 1914 के बाद में, जब विश्व युद्ध के बाद में नील की खेती की जब और ज्यादा मांग बढ़ गई तो उनको जबरन यहां पर खेती कराई जाने लगी। तो जो बगान मालिक थे उनके द्वारा एक संविदा की गई थी, उस संविदा को तोड़ दिया गया और ताबान कर वसूला जाने लगा, यानी ताबान एक हर्जाना वसूला जाने लगा, ताबान एक हर्जाने के रूप में वसूला जाने लगा। अब गांधी जी को इन सब बातों का पता चलता है। गांधी जी रवाना होते हैं 11 अप्रैल को। गांधी जी 11 अप्रैल को चंपारण के लिए रवाना होते हैं। 11 अप्रैल को चंपारण के लिए रवाना, और 15 अप्रैल रवाना हुए तो उनका स्वागत होता है मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी के द्वारा, और उनको सारी समस्याओं से अवगत करवाया जाता है। 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचते हैं। जब गांधी जी 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे तो सरकार हिल चुकी थी। सरकार ने सोचा कि गांधी जी अब कोई अठन्ने पंगो स्टार्ट ना कर दे, अगर गांधी जी ने कुछ ऐसा कर दिया तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इस कारण सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज किया 15 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उसके बाद में क्या होता है, एक यहां 19 अप्रैल को न्यायाधीश के सामने पेश करने के बाद में अग्रेरियन जांच कमेटी, या उसे चंपारण जांच कमेटी भी बोल सकते हैं, ये बिठाई जाती है, जिसके अध्यक्ष
फ्रैंक सलाई थे, फ्रैंक सलाई, और इसके सदस्य गांधी जी को मनाया जाता है। सदस्य गांधी जी को मनाया जाता है। सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि गांधी जी को कटघरे में वो खड़ा कर सके, और सभी जो आरोप थे वो झूठे हुए और उनकी जो बातें थी वो सत्य साबित हुई। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, यहां पर गांधी जी 25% जो क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना वसूला गया था उसका 25% किसानों को वापस दिलाने में सहयोग मतलब कि किसानों को प्राप्त करवाते हैं। और पहली बार वो गांवों में असली भारत को पहचानते हैं कि भारतीय जो जनता गांव में निवास करती है, यहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं, और यहाँ के जो बगान मालिक थे वो भागकर चले जाते हैं। तो ये चंपारण किसान आंदोलन था। उसके बारे में प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी को अवगत किसने कराया था, राजकुमार शुक्ल ने करवाया था। अब सहयोगी का नाम आता है तो सहयोगी बहुत सारे थे, उनका अपने यहाँ नाम लिखते हैं कि सहयोगी कौन कौन थे। तो सहयोगियों में अगर नाम पूछा जाए तो राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर शर्मा, अनुग्रह नारायण पारिक, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, और बात करें अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख बाबू जिनके घर महात्मा गांधी का आना जाना हुआ करता था। उसके अलावा अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख बाबू, और इनके अलावा CF एंड्रयूज, हेनरी पोलक जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी थे, तो वो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह में इनका साथ देते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं तो वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात होगी दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां बात कर रहे हैं कि ये जो सारे सहयोगी थे, इनके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में यहां पर एकमात्र विरोध करने वाले नेता कौन थे, तो यहां उनका विरोध जिन्होंने किया था वो थे NG रंगा। ये विरोध करने वाले थे चंपारण में गांधी जी का, बाकी सभी सहयोगी थे। अब बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1917 में प्लेग की बीमारी फैली तो उद्योगपतियों ने मजदूरों को 75% बोनस दिया, लेकिन 1918 में प्लेग जो है उसकी समाप्ति पर जो मजदूर थे उन्होंने जब बोनस मांगा 50%, तो मिल मालिक मना कर देते हैं। तो जब गांधी जी चंपारण में थे तो अनसुईया बेन, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन, ये गांधी जी को पत्र लिखती है और इस बात से अवगत करवाती है। यहां पर गांधी जी आते हैं और अंबालाल साराभाई से मिलते हैं। अंबालाल साराभाई भी क्या कर रहे हैं, मना कर दे। ठीक है, अंबालाल साराभाई भी मना कर देता है, ये तो सिर्फ 20% बोनस देने की मांग करते हैं। तो गांधी जी ने कहा भी कम से कम आप 35% बोनस दीजिए, तो ये नहीं मानते हैं। तो जो मजदूर वो 22 फरवरी को अनशन पर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है कि मालिक जो थे उन्होंने कहा भी जो काम नहीं करेगा उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो गांधी जी ने सोचा भी ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, तो गांधी जी यहां खुद 15 मार्च को भूख हड़ताल पर बैठते हैं। यह गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी। 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अब जो मालिक आबांग है पसीना आने लग गया कि भाई अब तो बहुत मोटी समस्या हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है साथियों कि गांधी जी हड़ताल पर बैठते हैं,
तो मालिकों द्वारा ये जो मामला है एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाता है और उसमें मध्यस्थता जो करते हैं उसमें एक नाम आता है आनंद शंकर ध्रुव। आनंद शंकर ध्रुव, यानी एक ट्रिब्यूनल को ये मामला सौंपा जाता है और उसमें मध्यस्थता आनंद शंकर ध्रुव की थी। इनके कभी कदे गए 20%, कदे गए 25%, फिर 27.5 गांधी जी के ना भाई 35% दो, तो लास्ट में मांग मान ली जाती है और यहाँ पर 35% मजदूरों को बोनस दिलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये उनका आंदोलन भी सफल साबित हुआ। उसके बाद अगर यहाँ से बात करते हैं अपने, तो आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है उसके अंदर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, खेड़ा स्थान गुजरात में है। गुजरात में यहां पर क्या है कि अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई। अब किसानों को सरकार लगान मांगने लग रही और वो भी उच्च लगान। गांधी जी का लगान देना ही को नहीं, गांधी जी ने कहा लगान देना ही नहीं है हमको, उच्च लगान। तब क्या होता है कि यहां पर स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेता जिनमें मोहनलाल पांडे और शंकरलाल पारिक, इनका नाम आता है। गुजरात सभा के अध्यक्ष गांधी जी थे। गांधी जी के सामने मांग रखी जाती है, गांधी जी के सामने मांग रखी जाती है और मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिक के द्वारा गांधी जी यहाँ खेड़ा में आते हैं और लगान न देने की बात कहते हैं, लगान न देने की बात कहते हैं। गांधी जी का यह पहला किसान आंदोलन था जो सरकार के खिलाफ था, किसान आंदोलन था जो सरकार के खिलाफ था। इसी कारण हार्डीमन ने इसे गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह कहा है। यहाँ पर गांधी जी के सहयोगी विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और अनसुईया बेन, ये इनके सहयोगी थे यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में। दोस्तों खेड़ा गुजरात में है। गांधी जी ने यहाँ पर नाडियाड, एक जगह है नाडियाद गुजरात में, यहाँ पर 22 मार्च को आंदोलन शुरू किया था। 21 अप्रैल तक ये बात चलती है। सरकार इनकी बातें मांग लेती है और उनको कहती है रबी की फसल भी उस साल अच्छी होती है। तो ये कहा जाता है कि जो लगान दे सकते हैं वो ये लगान दीजिए, जो लगान नहीं दे सकते उनको लगान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने आज बात की है चंपारण की, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की, खेड़ा सत्याग्रह की। इसके बाद अपने बात करेंगे कि गांधी जी क्या करते हैं, खेड़ा में रहकर भारतीयों को ब्रिटेन के अंदर सेना में भर्ती होने के लिए कहते हैं। तो वहां पर उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है। लेकिन बाद में एक विभत्स घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। रोलेट एक्ट की बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे। अपने खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, फिर नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो किस बड़े नेता की मृत्यु हो गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये सारी बातें थी आज की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार मैं आपको सारी बात वापस बता देता हूं कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका थे, वहां से ये 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी 1915 में SS अरेबिया नामक जहाज से अपोलो बंदरगाह पहुंचते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वागत किया जाता है। दादा भाई नौरोजी से मिलते हैं, बॉम्बे लीग में भाग लेते हैं। उसके बाद में KM मुंशी से मिलते हैं, जिन्ना से मिलते हैं, फिर पुणे चले जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के पास में। 1901 के अंदर जब भारत आए थे तो कलकत्ता अधिवेशन में गए थे, लेकिन वहां पर कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी दिनसा इल्दूजी वाचा ने की थी, जो 1906 में कांग्रेस के सचिव बने थे। A.O. ह्यूम का स्थान लिया था उन्होंने। गांधी जी कहते हैं कि बाद में शांति निकेतन गए, रविंद्रनाथ टैगोर, CF एंड्रूज से मिलते हैं। उसके बाद में रंगून जाते हैं, वहां पर
उसके बाद मद्रास में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि एक आश्रम बनाया जाए। आश्रम के लिए इनके पास दौलत नहीं थी, तो कोचरब नामक स्थान पर एक अस्थायी आश्रम बनाया था। मंगलदास के द्वारा 6,000 रुपये, अंबालाल साराभाई के द्वारा 13,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जा रही थी, वहां पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। अलवर के तेज सिंह नाराज होकर चले जाते हैं। इन्होंने कटाक्ष किया था, मातृभाषा को जोर देने के लिए इन्होंने बात कही थी, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बात कही थी। उसके बाद में दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौते में चंपारण किसान आंदोलन की बात से अवगत होते हैं। राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहां जाते हैं। 3 कटिया प्रथा वहां पर लागू थी, उसको समाप्त करते हैं। उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूरों को 20% के स्थान पर 35% बोनस दिलाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह होता है, वहां लगान न देने की बात की जाती है और वहां पर किसानों का लगान माफ करवाते हैं। इस प्रकार गांधी जी का इन आंदोलन में बहुत सहयोग रहा था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण था। पहली बार भूख हड़ताल अगर पूछी जाए तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, और पहला जो इनका वास्तविक किसान सत्याग्रह है जहां भाग लिया था वो खेड़ा सत्याग्रह था। हार्डीमन ने इसको वास्तविक सत्याग्रह कहा है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।